जैसा कि आप जानते हैं कि नेपाल इस समय बिना सरकार के संचालित हो रहा है। पिछले 24 घंटे से वहाँ कोई भी सरकार नहीं है। जो केपी शर्मा ओली के नेतृत्व में सरकार चल रही थी, उसने इस्तीफ़ा दे दिया और उस आंदोलन के बारे में आप सबको पता है। अब यहाँ से जो घटना हुई है उस पर चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन घटना के पीछे किसका अ, माइंड हो सकता है, यह ज़रूर हम सबके बीच में चर्चा का विषय बना हुआ है। और दूसरी चर्चा का विषय है कि अब अंतरिम सरकार की कमान सौंपी किसको जाएगी। मज़ेदार बात यह है कि इन दोनों बातों में बड़ा ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। जिसको भी सरकार सौंपी जाएगी अंतरिम गवर्नमेंट, उसी से पता चलेगा कि इस पूरे घटनाक्रम के पीछे मास्टरमाइंड कौन था। देखिए, इस बात से तो कोई इनकार नहीं है कि नेपाल में जो सरकार चल रही थी, नेपाली कांग्रेस और वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट के गठजोड़ से संसद में, ध्यान रखिएगा, वहाँ 275 सीटें हैं। 275 सीटों का जब चुनाव हुआ तो 2024 में किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला। 3 प्रमुख दल नेपाल के, एक नेपाली कांग्रेस है जिसके चीफ हैं शेर बहादुर देउबा। दूसरा वहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल है जिसके चीफ हैं केपी शर्मा ओली, और इनके तमाम वक्तव्यों से हम सब परिचित हैं। और दूसरे हैं प्रचंड, जिनका नाम है पुष्प कमाल दहाल। तो पुष्प कमाल दहाल को इन तीनों में सबसे कम सीटें, 32 सीटें लगभग मिली थी। ओली को 79 सीटें मिली थी और 88 सीटें वहाँ की कांग्रेस को मिली थी। अच्छा, इनका अगर आइडियोलॉजिकल आप लीनेज देखोगे तो कांग्रेस जो वहाँ की है वो थोड़ा सेंटर से लेफ्ट की तरफ है, सेंटर और सेंटर लेफ्ट की तरफ है। और भारत की इस समय की जो कांग्रेस है वो सेंटर से थोड़ा अधिक लेफ्ट दिख रही है। ऑब्जेक्टिव एनालिसिस करेंगे तो आपको ये बात समझ में आएगी। वहाँ जो केपी शर्मा ओली के नेतृत्व में सरकार मतलब जो चल रही थी, तो केपी शर्मा ओली को 79 सीट्स थी और इनका अगर आइडियोलॉजिकल लीनेज देखें तो लेफ्ट पार्टी कहा जाएगा, कम्युनिस्ट पार्टी तो नाम ही है। तो कांग्रेस सेंटर से थोड़ी लेफ्ट, उससे और लेफ्ट है सीपीएस, क्या बोलेंगे, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल सीपीएन, यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट वाली ओली वाली थोड़ी और लेफ्ट, और उससे और अधिक लेफ्ट प्रचंड वाली जिसका उनका पूरा नाम है पुष्प कमाल दहाल। ये 3 दल हैं वहां पर। अब इन तीनों दलों में 2 दलों ने मिलकर एक तरह से गठजोड़ कर लिया और वहां सरकार चल रही थी। इसी सरकार पर तमाम आरोप थे, भ्रष्टाचार के आरोप थे, नेपोटिज्म के आरोप थे, विकास न करने के आरोप थे, युवाओं के प्रति कोई कनेक्शन ना होने के आरोप थे। सोशल मीडिया पर वो अपनी बात कह रहे हैं तो सोशल मीडिया को रेगुलेट किया जा रहा था, और यही नहीं, फिर सोशल मीडिया को बैन भी कर दिया गया। इसी कारण से इस आंदोलन को जेन जी आंदोलन कहा जाता है। अब इन सब में मैं नहीं जाऊंगा। अब बात आती है कि वहां पर सत्ता किसको मिल सकती है, तो 3 नाम बहुत फेमस हैं। एक वो जो मेयर, जिसके नेतृत्व में, जिसने तमाम सोशल मीडिया पर अपील जारी करके लोगों को उकसाया, वो मेयर एक रैपर भी रहा है और काठमांडू का वो मेयर है जिसका फोटो है ये। आपके काठमांडू के मेयर हैं जिनका नाम बालेंद्र है। तो अब मेयर से अचानक प्रधानमंत्री ये बन जाएंगे, इसकी संभावना मुझे पर्सनली कम लग रही है, हालांकि राजनीति तो संभावनाओं का गेम ही है। दूसरा जो नाम चर्चा में आ रहा है, जो वहाँ के, क्योंकि भाई देखिए, एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन है मान लेते हैं वहाँ पर, ऐसे में अलग अलग गुट होंगे जो अलग अलग लोगों को एज अ हेड ऑफ द गवर्नमेंट देखना चाहेंगे। ये इनका नाम है सुशीला कार्की, और ये वहाँ की, नेपाल की पहली महिला चीफ जस्टिस रह चुकी हैं। बहुत ही ईमानदार छवि है। इसके बाद भी वहाँ पर पुष्प कमाल दहाल के नेतृत्व में एक बार इनके ऊपर इम्पीचमेंट की कार्रवाई करने की बात की गई थी, हालांकि वो हो नहीं पाया था क्योंकि सरकार के साथ इनका टकराव हो रहा था। अब एक तीसरा नाम भी इसमें बड़ा महत्वपूर्ण है, जो एक, मुझे लगता है 22-23 साल की इनकी उम्र होगी इसकी। इसका नाम है हृदयेंद्र शाह। तो हृदयेंद्र शाह और कोई नहीं है, 2001 में जो नेपाल के वीरेंद्र विक्रम शाह थे, जो आप ऐसे समझो कि अपनी मृत्यु के तक लगभग 30 साल तक उन्होंने नेपाल के राजा के रूप में एक तरह से शासन किया। 2001 में 9 लोगों की परिवार में समेत हत्या हो जाती है इनके राजमहल में ही। उन्हीं के लड़के का लड़का यानी पौत्र है हृदयेंद्र शाह। जब 2007 में यहाँ नेपाल में एक तरह से कम्युनिस्ट पार्टी का शासन आ गया और एक नया संविधान बनने की बात हुई, तो हमारे यहाँ जो कश्मीर के महाराजा कर्ण सिंह हैं, कर्ण सिंह कांग्रेस में है इस समय।
तो कर्ण सिंह ने एक सजेशन दिया इन लोगों के साथ, नेपाल के साथ कह लीजिए कि बातचीत के बाद, कि भाई जो बीरेंद्र हैं, बीरेंद्र तो खत्म हो गए थे 2001 में, बीरेंद्र के भाई उस समय राजा थे जिनका नाम ज्ञानेंद्र है। तो ज्ञानेंद्र के शासन काल में के समय ही आप समझो कि मोनार्की खत्म हुई है नेपाल से। तो बीरेंद्र के भाई को सत्ता मिली क्योंकि पूरा परिवार खत्म हो गया था, और उनके भाई का नाम ही ज्ञानेंद्र है। तो ज्ञानेंद्र के समय 2007 में सारा ये खेल मोनार्की का खत्म हो गया नेपाल से। उस समय भी ये बात चर्चा उठी थी कि एक नॉमिनल टाइप की मोनार्की इनके नेतृत्व में, अब तो ये और इनकी उम्र काफ़ी कम रही होगी, एक नॉमिनल हेड बना दिया जाए। खैर वो हो नहीं पाया, और अंत में ज्ञानेंद्र को राजमहल भी खाली करना पड़ा 2008 में। तो नेपाल में क्या हुआ कि 2006 में राजा की पूरी ताकत छीन ली गई, साथ में राजा का पद ही समाप्त कर दिया गया और एक रिपब्लिक जैसा हो गया। हालांकि 7-8 साल के संघर्ष के बाद एक प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन 2015 में जाके नेपाल की पॉलिटिकल पार्टीज ने बनाया। उस पर किसी और दिन बात होगी। तो अभी तक के इस वीडियो का कंक्लूजन है कि 3 लोग हैं कंटेंडर, एक जो कि मोनार्की मतलब एक तरह से वहाँ की डायनेस्टी से आते हैं, और 2 जिनका नाम मैंने पहले बताया। अब किसको सत्ता मिलती है उस पर निर्धारित होगा कि कौन कहाँ से सहयोग प्राप्त करके इस तरह की वहाँ की सरकार को हटाने में किसका हाथ था। देखिए, अब 2 तरह की बातें आ रही हैं। पहली बात तो यह है कि चीन का एंगल बहुत हद तक समाप्त है, क्योंकि चीन के साथ तो ओली का बहुत घनिष्ठ संबंध था। ठीक, इनफैक्ट गलवान एपिसोड के समय और उसके बाद में पूरे टाइम ये बात लगभग कही जाती थी कि नेपाल की सरकार एक तरह से चीन द्वारा चलाई जा रही है। ये आरोप लगते थे केपी शर्मा ओली पे। तो वो पिक्चर से गायब हैं। अब 2 ही संभावनाएं हैं, या तो ये जो भी कुछ हुआ है इसमें भारत की कुछ भूमिका है, हो सकता है, क्योंकि भारत ज्योग्राफिकली सबसे समीप है और जियोपॉलिटिकली हमारे इंटरेस्ट बहुत टाइड हैं नेपाल के साथ। कैसे, अभी बताऊंगा। दूसरा एंगल है, जैसे बांग्लादेश में ये कहा जाता है कि अमेरिका और संभवतः चीन ने कुछ मदद करके शेख हसीना को हटा दिया, या अमेरिका ने वहाँ पर चूंकि मोहम्मद यूनुस को बैठाया जो कि अमेरिका से भेजा गया, वो अमेरिका में थे, बाद में आए हैं इस पूरे क्रांति के बाद वहाँ से, तो ऐसा लगता है कि अमेरिका का उसमें पूरा योगदान था। सेंट मार्टिन आइलैंड की बात शेख हसीना जी ने पहले भी कही थी। तो अब यहाँ पर अमेरिका का बहुत ज़्यादा संभावना लग नहीं रही है। ठीक, यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं जो भारत से चूक हो गई बांग्लादेश में, उस चूक का परिमार्जन किया और अपनी विरोधी सरकार को कहीं न कहीं कुछ तो मतलब हटाने में भूमिका रही होगी, या कम से कम ये रही होगी कि हमने एक तरह से जो नेपाल के साथ हमारा जो सपोर्ट सिस्टम है, उस सपोर्ट सिस्टम हमने खींच लिया। केपी शर्मा ओली का आज, जो कि मिलिट्री के किसी बैरक में छुपे हुए हैं, उनका एक स्टेटमेंट भी ऐसा सोशल मीडिया में आ रहा है कि संभवतः उन्होंने कहा है कि भारत के साथ संबंध मेरे खराब थे, इसीलिए मुझे सत्ता गंवानी पड़ी। हो सकता है ये सिर्फ आरोप हो, लेकिन जिस प्रकार की नेपाल की भौगोलिक जो स्थिति है, उसमें अगर मैं मैप में दिखाऊं तो आप ऐसे समझो, ये जो टेरेन है, ये वाला, ये पूरा टेरेन तो बिल्कुल लो डेंसिटी पॉपुलेशन है, पूरा हाई एल्टीट्यूडनल माउंटेन्स है, ग्रेट हिमालयन रेंज है। उसके बाद यहां कहीं पर इसको कहते हैं पर्वतीय क्षेत्र या पहाड़ी क्षेत्र, और ये इसके बाद में शिवालिक्स के बाद ये तराई बेल्ट है जो यूपी, बिहार और थोड़ा बहुत बंगाल के साथ लगा हुआ क्षेत्र है। तो नेपाल की जो स्थिति है वो कुछ इस प्रकार है, अगर आप ध्यान दो, इधर तिब्बत है, ये ग्रेट हिमालयन रेंज है, यहाँ पर आपका लेसर हिमालय है जिसको महाभारत रेंज कहते हैं, फिर ये शिवालिक है, तराई है, ये तराई बेल्ट, तिब्बत, ये चीन और तिब्बत का, सॉरी, चीन और नेपाल की बाउंड्री, ये यहाँ तक नेपाल है। तो तराई बेल्ट, इधर इंडिया है, ये भारत है, यूपी, बिहार, बंगाल, और ये वहाँ का लेसर हिमालय है, ये शिवालिक है। आप समझो काठमांडू वैली यहाँ है,
यहाँ के लोगों को मधेशी कहा जाता है, कुछ बातें जान लीजिए। इनके साथ कॉन्स्टिट्यूशन में न्याय तो नहीं हुआ है, अगर आप 2015 का नेपाल का कॉन्स्टिट्यूशन समझेंगे। किसी और दिन की वीडियो में इस पर भी चर्चा करेंगे। तो जो नेपाल की भौगोलिक स्थिति है, उसमें भारत के साथ इसका कनेक्शन ज्योग्राफिकली बहुत अलाइंड है, कल्चरली भी अलाइंड है, और क्योंकि वहाँ भी जो जो एसेंस है सिविलाइजेशन का, वो तो सनातन हिंदू संस्कृति ही है। ऐसे में वहाँ पर जिस प्रकार का कम्युनिस्ट शासन स्थापित किया गया, जो कि धर्म कम्युनिज्म में, मतलब धर्म की कोई स्थिति नहीं होती, धर्म उनके लिए अफीम के समान होता है। तो ऐसे में जो मूल संस्कृति के साथ वहाँ की थोप एक सरकार आ गई, जिसको आप समझो थोपी हुई सरकार लग रही है वहाँ पर लोगों को। हालांकि शुरू शुरू में जो वहाँ पर मोनार्की की समस्याएं थीं, जो निश्चित रूप से वहाँ पर आर्थिक विकास नहीं था, तमाम ऐसी फॉल्ट लाइंस थी जिनको कम्युनिस्ट पार्टीज ने एक्सप्लॉइट किया और सत्ता में स्थापित हो गए। उसके विरोध में ये पूरा तंत्र स्थापित हुआ है। तो जो भारत में ये वर्ग कह रहा है कि इस प्रकार की चीजें भारत में हो सकती हैं और करप्शन के लिए उन लोगों ने किया, तो भैया पहली बात तो यह है कि भारत का जो अभी की सरकार है, उसका करप्शन उसका करप्शन के संदर्भ में जो परसेप्शन है आम जनमानस में, वह पिछली सरकारों की तुलना में बहुत कम है। यही कारण है कि करप्शन के विषय पर कम से कम वर्तमान प्रधानमंत्री को आप नहीं घेर पाओगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जिन तरह की पार्टीज का वहां अंत किया जा रहा है, जिनको भगाया जा रहा है, उसी तरह की पॉलिटिकल पार्टीज को 2014 में भारत की जनता ने रिजेक्ट कर दिया, 2019 में भी रिजेक्ट कर दिया, 2024 में भी रिजेक्ट कर दिया। तो जिस तरह के दल को आज नेपाल ने रिजेक्ट किया, वो हम लोगों से आप ऐसा समझो कि कुछ साल पीछे हैं। यहां उस तरह की डेमोक्रेसी के साथ मिलकर जो एक तरह की आप कह लो कि जनमानस का जो उद्गार था, तो 2014 में ही व्यक्त हो चुका है। तो अब इस तरह की बातों को करने का कोई मकसद नहीं है। नेपाल अपनी मूल संस्कृति को ढूंढ रहा है, और भारत ने अपनी मूल संस्कृति 2014 में प्राप्त करने का प्रयास कर लिया है। इसीलिए नेपाल का भारत के साथ कोई कंपैरिजन नहीं है। भारत का जो ओवरऑल गवर्नेंस का स्ट्रक्चर है, भारत का जो डेमोक्रेटिक सेटअप है, भारत में जो विपक्षी दल भी हैं, वो कहीं ना कहीं वो भी सत्ता में। नेपाल में इस तरह की स्थिति नहीं थी। तो उसका कारण समझिए। नेपाल के साथ एक और जो समस्या है, वो इसी मैप में आपको दिखेगी। देखिए, जब नेपाल का संविधान बन रहा था, जो तो वहां पर यह बात मधेशियों ने कहा कि हम चूंकि इस भौगोलिक क्षेत्र में हैं, ये हमारा क्षेत्र है, तो एक हमको राज्य अलग से दे दीजिए जहां हम अपना शासन चला सकें, अपनी लोकल जरूरतों के अकॉर्डिंग हम गवर्नेंस चला सकें। भले ही दो पार्ट में तोड़ देते इस राज्य को, लेकिन नेपाल ने जो डिवीजन किया प्रोविंसेस का या डिविजन्स की, उनको इस तरह से बांटा। और यही कारण है कि मधेशियों को किसी भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट में भी कोई रोल नहीं मिला है। तो इन बातों का भारत में चूंकि स्थान नहीं है। भारत में जो संविधान बना है वो अपने आप में बहुत ही वेल मैच्योर्ड है, और भारत की जो डेमोक्रेटिक जो पॉलिटी है, उसका जो मूल है वो भारत का संविधान है, और यही संविधान भारत को संगठित रखेगा। दूसरा, जो भारत का मूल चरित्र है, वो जो सांस्कृतिक, जो हमारा जो सनातनी संस्कृति है, जिसमें संभाव है, जिसमें किसी के लिए कोई बैर नहीं है, वह भी अपने आप में भारत को संगठित रखेगा। तो इस तरह के जो भी मन में विचार आ रहे हों, उनसे दूरी बनाएं। इनका भारत के लिए कोई रोल नहीं है। हाँ, एक बात और महत्वपूर्ण है, जो मैंने कहा कि जिसकी सत्ता स्थापित होगी, उससे पता चलेगा कि किसने यह सत्ता परिवर्तन में कुछ भूमिका निभाई है। तो अगर आप मैप देखोगे, तो